Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extreme and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो कि इस चैप्टर पर आपके स्ट्रॉन्ग गरीब बने, आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा। और वॉच करने के बाद यदि आपको लगे कि अगर कोई प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग गरीब आप इस टिप बन गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और स्टूडेंट्स कमेंट भी कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता लगता है कि आपको कहाँ तक ये समझ आया है, कहाँ आपको डाउट है। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट पर आते हैं। देखिएगा, ये जो चैप्टर आपका क्लास 12th का 6th चैप्टर है स्टूडेंट्स, पोइट्स एंड पैनकेक्स, रिटन बाय अशोका मित्रन। यानी कि पोइट्स एंड पैनकेक्स ये टॉपिक का नाम है और ये 6th आपका टॉपिक आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का, इसको लिखा है अशोका मित्रन ने। तो स्टूडेंट्स, अशोका मित्रन जो इसका ऑथर है, ये जो पूरी स्टोरी है कंप्लीट बता देना चाहता हूँ, ये स्टोरी जो है रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इसमें कोई इमेजिनरी कोई स्टोरी क्रिएट नहीं की गई स्टूडेंट्स। यानी कि जो भी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, जो भी इंसिडेंट्स इसमें होते हैं, जो भी प्लेसेस हैं, वो सभी के सभी रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक रियलिस्टिक थिंग है, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो ऑथर जो है वो इस स्टोरी का एक पार्ट रहे हैं, हिस्सा रहे हैं। यानी कि इस स्टोरी में हम एक स्टूडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम जेमिनी स्टूडियो है। तो ऑथर अपने टाइम पर उनकी लाइफ का एक फेज़ जो था जिसमें वो इस जेमिनी स्टूडियो का एक पार्ट रहे थे, हिस्सा रहे थे, तो अपनी लाइफ का ये रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो किस प्रकार से उन्हें लाइफ स्पेंड की थी, किस प्रकार से जेमिनी स्टूडियो में वो काम करते थे, कैसा वो उसके बारे में सोचते थे। तो स्टूडेंट्स, ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये स्टोरी रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। और एक विशेष बात स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का कोई मॉरल या कंक्लूजन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टोरी एक जो ये ऑथर है, इस ऑथर की जो बुक है या आप नावल कह सकते हो, तो उस नावल का एक स्टार्टिंग का पार्ट है और स्टार्टिंग का पार्ट है, इसी वजह से इसका कोई रिजल्ट या फिर आप ये मान सकते हो कोई एक्चुअल में इसका कंक्लूजन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इंटेंशनली वॉचफुली फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, देखिए ध्यान से। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर का और चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ने वाले हैं। द तमिल राइटर अशोका मित्रन वॉज ए पार्ट ऑफ द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो। यानी कि ये जो राइटर है स्टूडेंट्स अशोका मित्रन, ये एक तमिल राइटर है, ओके, तमिल लेखक है। वॉज ए पार्ट ऑफ द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो का जो विभाग था उसका एक हिस्सा था। यानी कहने का मतलब ये है कि अशोका मित्रन जो है वो एक तमिल लेखक थे और जो जेमिनी स्टूडियो के विभाग का स्टाफ का एक हिस्सा थे। इन हिज बुक, अपनी किताब में माई ईयर्स विद बॉस, यानी कि ऑथर ने किताब लिखी थी जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। उस किताब में ही टॉक्स में बातें करता है ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। यानी कि इस किताब में वो क्या बातें करता है स्टूडेंट्स, वो भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर फिल्मों का जो प्रभाव था उसके बारे में वो बातें करता है अपनी किताब में। ओके, दिस ऐसे हैज़ बिन टेकन फ्रॉम दैट बुक। ये जो ऐसे आप पढ़ रहे हो, ये जो निबंध आप पढ़ रहे हो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये इसी किताब का एक स्टार्टिंग का पार्ट है स्टूडेंट्स। ओके, इसीलिए इसका कोई एग्जैक्ट कंक्लूजन या मॉरल इसका नहीं मिलता आपको। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही रिकॉल्स, वह याद करता है, कौन, लेखक याद करता है, हिज डेज विद द स्टूडियोज, यानी कि स्टूडियो में बिताए गए अपने दिनों को लेखक याद करता है इस ऐसे का जिक्र करते हुए। ही डिस्क्राइब्स द वर्किंग, वो वर्णन करता है द वर्किंग कल्चर, यानी कार्य की जो संस्कृति, जिस प्रकार वो काम करते थे उस चीज़ का वो वर्णन करता है। द पीपल इंक्लूडिंग हिज बॉस, यानी उसके बॉस के साथ साथ जो लोग वहाँ काम करते थे वो, एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडियो, और स्टूडियो के जो विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनका वर्णन करता है, उसके बॉस का वर्णन करता है और बॉस के साथ जो स्टूडियो मिलकर काम करते थे उनका वर्णन वो करता है अपनी किताब में। इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर लेखक क्या करता है, ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है द मेकअप डिपार्टमेंट का एंड द स्टोरी डिपार्टमेंट, और स्टोरी डिपार्टमेंट का इन डिटेल से। यानी कि आम तौर पर कहा जाए तो इसमें जो लेखक है वो विशेष तौर पर क्या करता है कि डिपार्टमेंट जो था, मेकअप का डिपार्टमेंट वो, और जो कहानी डिपार्टमेंट था वो, इन दोनों का वो काफ़ी डीपली से वर्णन करता है इसमें। ऑलराइट, he describes a number of interesting incidents which took place during his stay with the Gemini studio। यानी इसमें लेखक क्या कहता है कि he describes a number of interesting incidents, लेखक जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, a number of interesting incidents का मतलब क्या है कि बहुत सारी रोचक जो घटनाएं थी, which took place, जो कि घटित हुई थी during his stay with the Gemini studio। यानी कि जब लेखक जेमिनी स्टूडियो के विभाग का एक हिस्सा था, वहाँ काम करता था, तो उसके रहते हुए उसके दौरान वहाँ पर जो भी इंटरेस्टिंग घटनाएं घटित हुई थी वो सारी घटनाओं का वर्णन करता है वो अपनी इस बुक के इस ऐसे में। राइट,
The visits of the MRA and the English poet Stephen Spender have been described vividly. Vividly का मतलब होता है कि ज्वलंत करना, ताज़ा करना, राइट? तो इसमें जो राइटर है MRA, स्टूडेंट्स MRA का फुल फॉर्म होता है कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, एंड द इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर। इसमें दो ही मिस्ट्री हैं स्टूडेंट्स जिनको ये एक्सपोज करता है, स्टोरी के अंदर बताता है। इनकी विजिट होती है जेमिनी स्टूडियो में और इन्हीं को ये सर्च करता है, इन्हीं को फाइंड आउट करता है कि कौन था ये पोइट, जो अंग्रेज पोइट था। इसको लास्ट में पता लगता है कि वो स्टीफन स्पेंडर था, और MRA क्या है इसके बारे में वो पता लगाता है, इसमें बताता है, स्टोरी के अंदर एक्सपोज करता है, राइट? तो इसमें क्या कहेगा स्टूडेंट्स कि इसमें जो जेमिनी स्टूडियो था ये, तो जेमिनी स्टूडियो में MRA और इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर विजिट करते हैं, वहाँ पर आते हैं। हैव बीन डिस्क्राइब विविडली, जिस वर्णन को इस कवि ने ताजगी के साथ ज्वलंत किया है, बहुत अच्छी से इस वर्णन को बताया है। ओके, तो इस स्टोरी में आपको क्या मिलने वाला स्टूडेंट्स, खास तौर पर आपको MRA से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया है आपको कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसने 2 प्लेज वहाँ पर प्रेजेंट किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी फेम मिली थी उनके प्लेज को। और जो स्टीफन स्पेंडर है वो जेमिनी स्टूडियो में आया था और लोगों को माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, सस्पेंस था कि एक्चुअल में ये इंग्लिश पोइट यहाँ क्या कर रहा है, ये कौन है। बाद में लेखक को पता चलता है कि ये जो पोइट था वो उसका नाम स्टीफन स्पेंडर था, राइट? तो इस प्रकार की चीज़ में आपको सामने आने वाली, एक्सपोज होने वाली है। ओके, तो देखिएगा मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। देखिएगा मैंने इस पूरी स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ फाइंड आउट किए हैं, और इनको पढ़ने से, समझने से मैं डेफिनेटली ये एक आपको इस चीज़ के लिए अश्योर करता हूँ कि आपको पूरी स्टोरी कंप्लीटली समझ आएगी, और फाइनल पेपर में जब आप अपीयर होगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट्स जिसका आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आप इसको कॉन्शियसली अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, तो इस स्टोरी का जो पहला पार्ट है जिसका मैंने टाइटल निकाला है मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, ये जो डिपार्टमेंट था स्टूडेंट्स मेकअप का, ये एक भवन के ऊपर था, ऊपर वाली मंजिल पर बना हुआ था। दिस बिल्डिंग वॉज वंस रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। माना जाता था कि कभी ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये रॉबर्ट क्लाइव का तबेला हुआ करता था। और राइट, ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में बना हुआ वो, कि वो बिल्डिंग जो थी कभी रॉबर्ट क्लाइव का तबेला हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, यानी कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है कैसा दिखता है, ये हेयर कटिंग सैलून यानी कि बाल काटने का जो सैलून होता है उसकी तरह दिखाई देता है स्टूडेंट्स। इनकंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स। इनकंडेसेंट का मतलब होता है बहुत चमकीली रोशनी, लाइट्स यानी कि बहुत चमकीली लाइट्स जो होती है उनको बोला जाता है इनकंडेसेंट लाइट्स। ऑल एंगल, सभी एंगलों पर। हाफ डजन लार्ज मिरर्स, यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि मेकअप डिपार्टमेंट में आधा दर्जन जो है लार्ज मिरर्स लगे हुए थे, और उन मिरर्स के सभी एंगल्स पर, सभी जो वो कोण वहाँ पर एंगल्स बने हुए थे उन पर बहुत ही चमचमाती हुई लाइट लगी हुई थी। टू सफ़र ए लॉट ऑफ हार्डशिप, जिससे जिस भी व्यक्ति का, जिस भी कैरेक्टर का वहाँ पर एक्टर या एक्ट्रेस का मेकअप होता था तो उनको बहुत ही बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता था। हेडेड बाई ए बंगाली, उस मेकअप डिपार्टमेंट को किसके द्वारा हेडेड किया गया, किसके द्वारा उसको संभाला गया, हैंडल किया गया, वो एक बंगाली व्यक्ति था। एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि एक राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन होता है राष्ट्रीय एकता का उदाहरण था, क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो सबसे पहले बंगाली ने हैंडल किया, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन वहाँ पर आ गया था, और उस महाराष्ट्रियन का सहयोग करने के लिए धारवाड़, आंध्र प्रदेश के लोग, और आप ये मान सकते हो कि जो वहाँ के यूजुअल लोकल जो तमिल पीपल थे उन लोगों ने मिलकर सहायता की थी। तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ उस डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेट के अलग अलग पर्सन वहाँ पर मौजूद होते थे, तो वो एक राष्ट्रीय एकता का उदाहरण बना हुआ था। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, यानी कि पैनकेक क्या है स्टूडेंट्स, ये मेकअप जो मटेरियल जो होता था उसका ब्रांड नेम था ये पैनकेक। ओके, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास फैसिलिटी स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। अभी देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, यानी कि जेमिनी स्टूडियो ट्रक भरकर ये मेकअप जो मटेरियल था उसको खरीदता था। मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू एन अगली लुकिंग पर्सन। ऑथर के अकॉर्डिंग टू ऑथर और राइटर, ये जो मेकअप मैन होते थे स्टूडेंट्स वो अच्छे खासे दिखने वाले इंसान को, डिसेंट लुकिंग पर्सन को अगली लुकिंग पर्सन बना देते थे। यानी कि वैसे फिल्मों में जब कोई एक्टिंग की जाती है तो जो व्यक्ति जो उसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनका मेकअप होता है स्टूडेंट्स, लेकिन ऑथर मानता है कि उनका मेकअप करके वो जो पहले अच्छे दिख रहे थे उनको और भद्दा बना दिया जाता था।
मेनली इंडोर शूटिंग, यानी कि जितनी शूटिंग होती थी ज़्यादातर की वहाँ इंडोर शूटिंग होती थी, बाहर की शूटिंग नहीं होती थी। 5% वॉज शॉट आउटडोर, यानी कि सिर्फ 5% ही फिल्मों की शूटिंग आउटडोर होती थी, बाहर होती थी। बाकी सभी फिल्मों की शूटिंग कहाँ होती थी? अंदर ही होती थी, घरों के अंदर होती थी, देश के अंदर होती थी, राइट। चीफ मेकअप मैन डिड द मेकअप चीफ हीरो हीरोइन, जो मुख्य मेकअप मैन होता था स्टूडेंट्स, वो मुख्य कैरेक्टर का ही मेकअप करता, यानी कि जो फिल्म का जो मेन रोल करने वाले, जो लीड रोल करने वाले जो कैरेक्टर होते थे, जो हीरो हीरोइन, उन्हीं का मेकअप वो करता था, जो चीफ मेकअप मैन होता था। सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और जो सीनियर असिस्टेंट जो होता था वो मेकअप किसका करता था? जो कि सेकंड लीड रोल कर रहे हैं, जो कि साइड रोल कर रहे हैं, राइट। जूनियर असिस्टेंट हैंडल्ड मेन कॉमेडियन, जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो जो कॉमेडी का रोल करने वाले हैं उनका मेकअप करता था। द ऑफिस बॉय फॉर द क्राउड प्लेयर्स, ये ऑफिस बॉय जो है ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसके बारे में हम जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा। द ऑफिस बॉय फॉर द क्राउड प्लेयर्स, यानी कि ऑफिस बॉय की ड्यूटी क्या थी? ये भी मेकअप ही करता था, लेकिन किसका मेकअप करता था? ये जो कि भीड़ में, क्राउड में जो रोल प्ले करते थे उनका मेकअप करता था। जैसे कि आमतौर पर आपने फिल्मों में देखा है कि सॉन्ग की शूटिंग हो रही है तो वहाँ पर काफ़ी क्राउड हो जाती है, या फिर कोई फाइट का सीन होता है तो वहाँ पर काफ़ी क्राउड दिखाते हैं फिल्म के अंदर, तो वो क्राउड में जो रोल करते थे, जो एक यानी आप ये मान सकते हो कि हाईलाइटेड फेस होते थे क्राउड के अंदर, उनका मेकअप कौन करता था? ऑफिस बॉय करता था। हु वॉज द ऑफिस बॉय एंड हीज ड्रीम्स, अब टाइटल हम पढ़ते हैं कि हु वॉज द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय कौन था, एंड हीज ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे, क्या सोचकर वो जेम स्टूडियो आया था। देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, जैसे कि कहा गया कि ऑफिस बॉय वो कोई बॉय, लड़का नहीं था, जैसा कि टाइटल उसको दिया गया है बॉय, वो लड़का नहीं था। अर्ली 40s, वह 40 वर्ष का था। वॉन्ट्स टू बिकम ए स्टार एक्टर, वो जेमिनी स्टूडियो में इस उम्मीद से आया था, इस होप से आया था कि वो वहाँ पर स्टार बनेगा, एक एक्टर बनेगा, बहुत बढ़िया टॉप स्टार बनेगा, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनने की उसकी चॉइस थी, ख्वाहिश थी। डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, या फिर वो चाहता था कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं या फिर गीतकार बन जाऊं, लेकिन इनमें से उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। वर्कड इन ए क्यूबिकल राइटर, राइटर जो है स्टूडेंट्स जिसने ये स्टोरी लिखी है अपनी बुक का एक जो पार्ट, इसमें स्टोरी के अंदर ये जो स्टोरी जो एक्सपोज की जा रही है उसकी बुक का एक हिस्सा है, तो ये जो राइटर था वो जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था? वो एक छोटे से क्यूबिकल में काम करता है। क्यूबिकल का मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा। टीयरिंग न्यूज़पेपर्स डे आफ्टर डे, और ये राइटर जो है दिन प्रतिदिन इसको लोग देखते थे वहाँ पर काम करते हुए। क्या काम करता था ये? टीयरिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारों को फाड़ता रहता था। पीपल थिंक, लोग सोचते थे कि ही हैड नो वर्क, इसके पास कोई काम नहीं था। वैसे अखबारों को फाड़ कर उनकी जो क्लिपिंग थी उनको वो फाइल में लगाता था, उसका एक काम था, लेकिन जो पीपल जो बाहर होते थे वो सोचते थे कि इसके पास कोई काम ही नहीं है, लेखक के पास ये तो अखबारों को फाड़ता रहता है। पीपल थिंक ही हैड नो वर्क, लोग सोचते उसके पास कोई काम नहीं था। द ऑफिस बॉय वुड ऑफन मीट द राइटर इन हिज क्यूबिकल, जो ऑफिस बॉय था वो अक्सर राइटर से मिलता था उसके कक्ष में, उसके छोटे से कमरे में। एंड टेल हिम, और उसको बताता अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या के बारे में बताता था। क्योंकि ऑफिस बॉय भी वहाँ काम करके खुश नहीं था, वो बनने के लिए आया था टॉप स्टार या फिर स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, लेकिन बन क्या गया वो? क्राउड में जो रोल प्ले करते हैं उनका मेकअप करने वाला। इसलिए ये जो ऑफिस बॉय ये भी खुश नहीं अपने काम से, और राइटर भी अपने काम से ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसका जो ड्यूटी दिया गया था वो टीयरिंग न्यूज़पेपर, अखबारों को फाड़ने की, क्लिपिंग बनाने की, उनकी फाइल में लगाने की ड्यूटी थी। इसलिए जो ऑफिस बॉय है उससे मिलता है क्यूबिकल में, कभी कभारों मिल लेता था उससे। उसके बाद देखिएगा, डिपार्टमेंट वॉज फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। बार्बर्स क्या होता है? नाइयों के लिए, एंड परवर्ट्स का मतलब होता है तुच्छ व्यक्तियों के लिए। ऑफिस बॉय कहता है राइटर को कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ना जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट तो नाइयों के लिए बना है, और या फिर तुच्छ लोगों के लिए, हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, यहाँ ये वेस्ट हो रहा है। इस प्रकार की बातें वो करता है ऑफिस बॉय राइटर से उसके क्यूबिकल में जाकर। ओके, अब देखिए कोथामंगलम सुब्बू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टूडेंट्स इसके अंदर, राइट। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, तो उसके बारे में अच्छे ध्यान से सीखिएगा। ही वॉज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो, यानी कि कोथामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था। पहले नंबर पर कौन था? जो उसका डायरेक्टर था, जो उसका ऑनर बोल सकते हो स्टूडियो का, मिस्टर वासन। ओके, और सेकंड नंबर पर कौन था? कोथामंगलम सुब्बू। ऑफिस बॉय डिड नॉट लाइक हिम, ऑफिस बॉय कोथामंगलम सुब्बू को बिल्कुल लाइक नहीं करता था। ऑफिस बॉय फेल्ट दैट ऑल हिज सफरिंग्स वर ड्यू टू हिम, ऑफिस बॉय का ऐसा मानना था, महसूस करता था कि जितनी उसकी समस्याएं थी, जितनी उसकी पीड़ाएं थी ऑफिस बॉय की, उन सब का कारण कोथामंगलम सुब्बू था। सुब्बू वॉज नॉट मोर फॉर्मली एजुकेटेड दैन द ऑफिस बॉय, यानी कि ये भी नहीं कह सकते हम कि सुब्बू जो था वो ज़्यादा एजुकेटेड था ऑफिस बॉय के कंपैरिजन में, ऐसा भी नहीं था। फिर भी सुब्बू की वैल्यू वहाँ ज़्यादा थी, ऑफिस बॉय की कम थी, तो इससे जो है ऑफिस बॉय काफ़ी जेलसी उसके साथ करता है।
सुब्बू लुक्ड चीयरफुल ऑल टाइम, और सुब्बू में एक क्वालिटी स्टूडेंट्स वो हर समय खुश दिखाई देता था। यानी कि फिल्म में चाहे फ्लॉप हो रही है, चाहे इसको रोल अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई डिफिकल्टी का फेज चल रहा है लाइफ में, तब भी वो खुश ही रहता था। इसमें क्वालिटी थी। सुब्बू वॉज लॉयल विद द बॉस, और बॉस के साथ वो बहुत ही निष्ठा के साथ रहता था, बहुत अधिक बॉस का सहयोग भी करता था, और बॉस का भी उस पर बहुत ज़्यादा फेथ था, बिलीफ था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और ऐसा कहा जाता था कि वो फिल्मों के लिए बना हुआ था। टेलर मेड का मतलब क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि वो फिल्मों के लिए ही बना हुआ था। वैन एवर प्रोड्यूसर टोल्ड हिम अबाउट एनी प्रॉब्लम, जब भी फिल्म निर्माता उसको कोई समस्या देता सुब्बू को, यानी कि फिल्म बनाते समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती, किसी सीन को शूट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो सुब्बू से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था प्रोड्यूसर। ही वुड कम आउट विद ए सोल्यूशन, तो सुब्बू एक ऐसा इंसान था, इतना माइंडेड पर्सन था कि वो तुरंत उसका सोल्यूशन निकाल देता था। फिल्म मेकिंग सिम्ड ईजी विद ए मैन लाइक सुब्बू, सुब्बू जैसे इंसान के आसपास होने से फिल्में बनाना कितना आसान होता था, ये बात सभी जानते थे वहाँ। सुब्बू गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, और ऐसा माना जाता था कि जेमिनी स्टूडियो को जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जो डायरेक्शन दी गई थी, जो परिभाषित किया गया था, जो उसकी सफलता का जो राज था, वो सुब्बू पर टिका हुआ था। यानी सुब्बू की वजह से वहाँ की फिल्में सफल होती थी, जिससे जेमिनी स्टूडियो काफ़ी फेम था वहाँ। ही वॉज ए पोइट एज वेल एज नॉवलिस्ट, और सुब्बू कवि भी था, कवि के साथ साथ वो नॉवलिस्ट भी था। तो ही रोट ए नॉवल, उसने एक नॉवल भी लिखा था स्टूडेंट, जिसका नाम था थिलाना मोहनम्बल, यानी कि थिलाना मोहनम्बल ये एक नॉवल था जो कि सुब्बू ने लिखा था। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, फीड एंड सपोर्ट मैनी पर्सन्स, और सुब्बू में ये क्वालिटी थी, वो इतना ज़्यादा एक अच्छा इंसान था कि जो लोगों को खाना भी खिलाता था और उनकी सहायता भी करता था, यानी कि इकोनॉमिकल बेस पर भी उनकी हेल्प करता था, उनको खाना भी खिलाता था। ही हैड एनिमीज, तब भी उसके काफ़ी दुश्मन थे, बिकॉज ही वॉज सो क्लोज विद द बॉस, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बॉस के काफ़ी नज़दीक था। इसी वजह से उस डिपार्टमेंट में, जेमिनी स्टूडियो में जो काफ़ी पर्सन थे, वो उससे जेलसी करते थे, उसके दुश्मन थे। देखिए नेक्स्ट टाइटल ऑफ द स्टोरी, कंप्राइज्ड इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। ए लॉयर एंड ए ग्रुप ऑफ राइटर्स, यानी कि लेखकों का एक समूह और कवियों का समूह, और एक लॉयर इस डिपार्टमेंट में आते थे। कौन से डिपार्टमेंट में? स्टोरी डिपार्टमेंट में। द लॉयर वॉज नॉन एज लीगल एडवाइजर, लॉयर को जाना जाता था लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार के रूप में। वंस एक बार एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस हीरोइन बस्ट ऑन द सेट पर काफ़ी गुस्सा हो गई। एक बार क्या होता है कि बहुत ही प्रतिभाशाली एक्ट्रेस थी, जिसका यानी कि फिल्मी करियर अभी शुरू ही हुआ था, तो वो सेट पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। एवरीवन लुक्ड स्टन्ड, और प्रत्येक एक काफ़ी भौचक्का रह जाता है, अवाक रह जाता है कि ये इतना गुस्सा क्यों हो गई सेट पर। स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, यानी कि लॉयर क्या करता है कि जो रिकॉर्डिंग का जो वहाँ पर वो उपकरण रखा हुआ था उसको वो ऑन कर देता है। लॉयर प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, जब वो एक्ट्रेस शांत हो जाती है सेट पर, तो वो उस रिकॉर्डिंग को चालू कर देता है। एक्ट्रेस वॉज शॉक टू हर ऑन वॉइस, यानी कि एक्ट्रेस अपनी ही आवाज़ को सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। यानी कि उसका जो फर्स्ट यानी कि करियर की शुरुआत हो रही थी, उसको पता नहीं था किस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती है, किस प्रकार से मेरी आवाज़ इसमें सुनाई देती है। तो अचानक जब वो रिकॉर्डिंग का जो उपकरण था उसको ऑन किया गया, तो उसने अपनी आवाज़ सुनी, तो वो काफ़ी सदमा महसूस करती है, काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, और उस सदमे से वो कभी उबर नहीं पाती, उसको रिकवर नहीं कर पाती है, और उसका जो करियर था स्टूडेंट्स वो एंड हो जाता है उसका। द एंड ऑफ हर एक्टिंग करियर, और उसके एक्टिंग करियर का अंत हो जाता है। एवरीवन वॉर खादी यूनिफॉर्म एक्सेप्ट लॉयर, प्रत्येक एक वॉयर मीन्स पहनता था खादी यूनिफॉर्म, एक्सेप्ट लॉयर, यानी कि लॉयर को छोड़कर बाकी सभी वहाँ खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। लेकिन उन लोगों को न ही गांधी जी के प्रिंसिपल्स का पता था, न ही पॉलिटिक्स का पता था, फिर भी वो खादी पहनते थे। और जो ये लॉयर था, लॉयर ये कपड़े नहीं पहनता था, लॉयर पहनता था स्टूडेंट्स कोट और पैंट पहनता था और टाई लगाता था। ये वंस ही मेड ए फिल्म विच फ्लॉप्ड, एक बार लॉयर ने एक फिल्म को भी डायरेक्ट किया था, उसको प्रोड्यूस किया था, जो कि फ्लॉप हो गई थी। बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और बॉस ने फिर स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी डिपार्टमेंट को बंद करने से एक लॉयर की जॉब चली गई थी और काफ़ी बेरोजगार हो गए थे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हंट, ये एक बहुत ही मन पसंदीदा जगह थी, किसकी? काफ़ी सारे कवियों की। फॉर वेरियस पोइट्स लाइक SDS योगियार, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे कवि थे जिनके लिए ये बहुत ही मन पसंदीदा जगह थी। कौन? जेमिनी स्टूडियो, राइट। उनमें से कौन शामिल थे? SDS योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये ऐसे कवि थे, ऐसे लेखक और कवि थे ये, जिनके लिए जेमिनी स्टूडियो बहुत ही फेवरेट जो हंट था, जगह थी। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, द MRA मूवमेंट, MRA आंदोलन। 200 पीपल ऑफ मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी विजिटेड मद्रास इन 1952। 1952 में मद्रास पहुंचे थे मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के 200 लोग।
जेमिनी स्टूडियो प्लेड द होस्ट, और जेमिनी स्टूडियो ने उनकी मेज़बानी की थी। जेमिनी स्टूडियो से बढ़िया उनको कोई मेज़बान वहाँ नहीं मिला था, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो स्टूडेंट्स 1940 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये रियल प्लेस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कोई इमेजिनरी प्लेस नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है स्थान, और 1940 में इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके जो ऑनर जो इसके थे जेमिनी स्टूडियो के, वो मिस्टर वासन थे। तो स्टूडेंट्स ये मद्रास में था, ये चेन्नई मद्रास में ये स्टूडियो। उसके बाद देखिएगा काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, यानी कि इसको एमआरए का देखिए कंप्लीटली मैं आपको समझा देता हूँ। एमआरए क्या है स्टूडेंट्स? वो एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का एक काउंटर मूवमेंट है, एक विरोधी आंदोलन माना गया है। ऑलराइट, क्या माना गया इसको? अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का एक विरोधी आंदोलन एमआरए को माना गया है। ओके, प्रेजेंटेड टू प्ले, जिसने 2 नाटक प्रस्तुत किए थे। किसने? एमआरए ने। जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 बहुत फेमस नाटक थे जो कि मद्रास में काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे, काफ़ी इनकी वैल्यू थी। ओके स्टूडेंट्स, किसने इनको प्रेजेंट किया था? एमआरए ने। और एमआरए क्या था? अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का एक विरोधी आंदोलन। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, विजिट ऑफ इंग्लिश पोइट इन जेमिनी स्टूडियो, यानी कि जेमिनी स्टूडियो में अंग्रेज कवि आता है। देर वॉज ए रूमर, यानी कि एक अफवाह थी स्टूडेंट्स, ही वॉज नॉट ए पोइट बट एन एडिटर, कि वो एक पोइट नहीं था, वो एक संपादक था। यानी कि कुछ लोगों का मानना था, ये एक अफवाह फैल गई थी वहाँ पर, कि ये जो पोइट था, जिसको लोग पोइट समझ रहे थे, वो पोइट एक्चुअल में नहीं था, वो संपादक था, ऐसा वो लोग मान रहे थे। मिस्टर वासन द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज ऑल्सो द एडिटर, मिस्टर वासन जो था जेमिनी स्टूडियो का बॉस, वो भी एक संपादक था ऑफ ए पॉपुलर तमिल वीकली, यानी कि एक प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक का वो संपादक था। कौन? मिस्टर वासन। और जो ये पोइट वहाँ पर पहुँचा था, जिसको लोग ये समझ रहे थे, अफवाह फैली हुई थी कि ये पोइट नहीं है, एडिटर है, तो ये भी एक संपादक समझा गया था वहाँ के लोगों के द्वारा। मिस्टर वासन डिड नॉट नो मच अबाउट इंग्लिश पोइट, मिस्टर वासन भी इस पोइट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। ऐसा क्यों था स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए वो जो जेमिनी स्टूडियो था, वो वहाँ के जो यूजुअल लोकल तमिल लोग थे, उनकी लाइफ पर साधारण फिल्में बनाता था, और ऐसी साधारण फिल्में बनाने वाले जेमिनी स्टूडियो के अंदर यदि कोई इंग्लिश पोइट आएगा तो सभी काफ़ी स्टंट थे, काफ़ी सरप्राइज थे, अमेज फील कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अंग्रेज पोइट यहाँ क्या कर रहा है। इसलिए मिस्टर वासन जो जेमिनी स्टूडियो के ऑनर थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करने आया है। द पोइट डिलीवर द स्पीच, और इंग्लिश पोइट ने अपना भाषण वहाँ डिलीवर किया, स्पीच अपना दिया। नो वन कुड अंडरस्टैंड वॉट एवर द इंग्लिश पोइट सेड, और कोई भी वहाँ नहीं समझ सका कि ये जो अंग्रेज पोइट ने भाषण दिया है, इसमें इसने क्या कहा है। क्योंकि इंग्लिश पोइट का जो भाषण देने का जो उसकी भाषा है, वैसे भी आप जानते हो इंग्लिश जो एक्सेंट होता है, यानी कि आप ये मान सकते हो ब्रिटिश जो एक्सेंट है या फिर यूएसए एक्सेंट होता है, तो वो एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट होता है। और तमिल लोग जो कि आम लोग थे, जिनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो काव्य पढ़ सके या फिर इंग्लिश की पोइट्री वो पढ़ सके, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश पोइट की लैंग्वेज कैसे समझ आएगी। तो उसमें ऑथर भी शामिल था, तो ऑथर को कुछ हद तक तो समझ आ रहा था, लेकिन पूरी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। तो इसलिए वहाँ जो भी उसको सुन रहे थे उसके भाषण को, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक मिस्टर वासन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। राइट, देखिएगा स्टोरी का नेक्स्ट पॉइंट। A British magazine named the encounter organized a short story contest, यानी कि एक ब्रिटिश मैगजीन जिसका नाम था द एनकाउंटर, जिसने आयोजन किया था ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, यानी कि एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया था। पब्लिश्ड ए स्मॉल अनाउंसमेंट बाय द हिंदू ए डेली फ्रॉम मद्रास, मद्रास के दैनिक पत्र जिसका नाम द हिंदू था, ने एक छोटी सी घोषणा को प्रकाशित किया था कि जो ब्रिटिश मैगजीन है, ब्रिटिश जो पत्रिका है जिसका नाम द एनकाउंटर है, वो एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। द ऑथर गॉट ए कॉपी ऑफ द एनकाउंटर फ्रॉम द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑथर ने भी द एनकाउंटर मैगजीन की एक कॉपी ब्रिटिश लाइब्रेरी से ली थी। वैन ही रेड द नेम ऑफ द पोइट, जब उसने लेखक का नाम पढ़ा, कवि का नाम पढ़ा, जब उसने कवि का नाम पढ़ा, ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, इट वॉज द सेम पोइट, ये तो वही कवि था, हु हैड विजिटेड इन स्टूडियो, जो कि वहाँ स्टूडियो में आया था। ही वॉज स्टीफन स्पेंडर, ये कौन था स्टूडेंट? स्टीफन स्पेंडर। यानी कि जब ऑथर ने द एनकाउंटर जो मैगजीन थी उसकी एक पत्रिका ब्रिटिश लाइब्रेरी से ली, तब उसने उसका नाम पढ़ा, फोटो देखा, तो उसने देखा कि ये तो स्टीफन स्पेंडर है, और उसने पहचान लिया कि ये तो वहाँ जेमिनी स्टूडियो में आया था। तब उसको ये जो मिस्ट्री थी उस पोइट की कि ये कौन है इंग्लिश पोइट, ये एक्सपोज हो जाती है कि ये तो भाई स्टीफन स्पेंडर था, जो कि इंग्लैंड का पोइट था, बहुत ही ज़्यादा फेम पोइट। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ऑथर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ स्टूडियो, जब ऑथर स्टूडियो का हिस्सा नहीं था, सालों गुजर गए थे। ही जनरली बोट बुक्स एट रिड्यूस्ड प्राइसेस, रिड्यूस का मतलब होता है कम कीमत वाली, तो जो लेखक था वो कम कीमत की किताबों को खरीदता था। ही गॉट ए बुक, तब उसने एक बुक ली, द गॉड दैट फेयर्ड, यानी कि भगवान जो असफल हो गया। इट वॉज रिटन बाई 6 राइटर्स, इसको लिखा था 6 राइटर्स ने, एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक जो राइटर था
वो स्टीफन स्पेंडर यानी कि स्टीफन स्पेंडर था स्टूडेंट्स, यानी कि 6 राइटर्स ने मिलकर उसको लिखा था। और उस बुक को जो लिखा गया था उसमें एक जो लेखक था, देखिएगा स्टीफन स्पेंडर पोइट भी था और ये राइटर भी था, तो उसमें से एक जो राइटर था, जो लेखक था, वो स्टीफन स्पेंडर था। नाउ द ऑथर हैड अंडरस्टूड अबाउट द इंग्लिश पोइट। अब जो ये ऑथर था अशोकामित्रन, अब इसको पूरी तरह समझ आ गया था कि ये जो इंग्लिश पोइट है ये एक्चुअल में किस प्रकार की क्रिएशन करता है, ये पोइट भी है, ये राइटर भी है, ये कहाँ का है, इसको पूरी तरह से ये चीज़ें जो मिस्ट्री थी ये कम्प्लीटली ये सॉल्व हो गई थी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर स्टोरी, आशा करता हूँ पूरी तरह समझ आई होगी। अभी देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी कि लेखक के कहने का क्या मतलब है कि जिन व्यक्तियों का मेकअप होता था उनको फायरी मिजरी, फायरी का मतलब होता है आग जैसी, मिजरी कठिनाई से गुजरना पड़ता था। यानी लेखक का कहने का क्या मतलब है कि जिन लोगों का मेकअप होता था उनको आग जैसी कठिनाई से गुजरना पड़ता था, इसका क्या मतलब है? आंसर देखिएगा, द मेकअप डिपार्टमेंट हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट की जो लुक थी, जो वो दिखाई देता था, वो एक बाल काटने के सैलून जैसा था। देयर वर इनकंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ डजन लार्ज मिरर्स, यानी कि उस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो आधा दर्जन बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे, उन मिरर्स के एंगल पर बहुत ही चमचमाती तेज रोशनी वाली लाइटें लगी हुई थी। दीज लाइट्स वर ग्लोइंग विद हीट, ये जो लाइटें थी वो जल रही थी विद हीट, यानी गर्मी से जल रही थी, बहुत अधिक वो उष्मा पैदा कर रही थी, हीट वो प्रोड्यूस कर रही थी। सो दोज हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप, इसलिए जिनका मेकअप होता था, जिन व्यक्तियों का, जिन कैरेक्टर का मेकअप होता था, हैड टू सफर अ लॉट ऑफ हार्डशिप, उनको बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता था, इतनी गर्मी उनको महसूस होती थी। द राइटर कॉल्स इट देयर फायरी मिजरी, इसलिए राइटर कहता है उन पर्सनस की इसको फायरी मिजरी यानी कि आग जैसी कठिनाई। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू, यानी कि जो ऑथर रेफर करता है वो एक राष्ट्रीय एकता का उदाहरण कैसे है, इस बात पर डिस्कस करते हैं। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली, सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट को हैंडल किया गया एक बंगाली के द्वारा। ही वॉज सक्सीडेड, यानी कि वो सफल हुआ, बाय ए महाराष्ट्रियन, यानी कि उसके बाद जो आया वो एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति आया जिसने सफलतापूर्वक वहाँ पर काम किया, उसको संभाला मेकअप डिपार्टमेंट को। ही वॉज असिस्टेड, जिसकी हेल्प की गई थी, बाय मैन फ्रॉम धारावाड़ आंध्र प्रदेश, यानी कि उस महाराष्ट्रियन व्यक्ति की जिसने बंगाली के बाद उस मेकअप डिपार्टमेंट को संभाला, उस महाराष्ट्रियन की सहायता किसने की? धारावाड़ ने की, आंध्र प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने की, और बर्मा के लोगों ने की, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, यानी कि जो वहाँ के सामान्य जो स्थानीय तमिल लोग थे वो, बर्मा के जो पीपल थे वो, और आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो, और धारावाड़ लोगों ने उस महाराष्ट्रियन की हेल्प की थी वहाँ उस मेकअप डिपार्टमेंट को चलाने में। Thus the makeup department was an example of national integration, इसी प्रकार से कहा जाता है कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो राष्ट्रीय एकता का उदाहरण था, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ऐसी जगह पर जहाँ पर डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो उन लोगों का वहाँ पर जो यूनिटी थी मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर कि कोई बर्मा से है, कोई वहाँ के तमिल लोग थे, और कुछ आंध्र प्रदेश से थे, कुछ धारवाड़ लोग थे, तो सारे मिलकर एक डिपार्टमेंट में यूनिटी में काम कर रहे थे। इससे साबित होता है कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो एक उदाहरण बन गया था राष्ट्रीय एकता का, नेशनल इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय क्या काम करता था? वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था? वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो इतना निराश क्यों था? आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। द ऑफिस बॉय हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द मेकअप ऑफ द जूनियर एक्टर्स, यानी कि ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी क्या थी स्टूडेंट्स? मेकअप करने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसका मेकअप करता था ये? जूनियर एक्टर्स का, यानी कि जो जूनियर एक्टर्स होते थे उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ऑफिस बॉय की। हु प्लेड द क्राउड, जो कि भीड़ में अपना अभिनय करते थे। ही हैड जॉइन द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए टॉप एक्टर, और ऑफिस बॉय ने स्टूडियो को ज्वाइन किया था इस आशा से कि वो बहुत ही टॉप एक्टर बनेगा, स्क्रीन राइटर बनेगा, या फिर डायरेक्टर बनेगा, या फिर लिरिसिस्ट का मतलब होता है गीतकार बनेगा। ही वॉज ए बिट ऑफ पोइट ऑल्सो, वो थोड़ा बहुत काव्य भी कर लेता था, इसलिए उसको कवि भी माना जाता था। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो काफ़ी निराश हो गया था, कौन? ऑफिस बॉय, दैट हिज टैलेंट वॉज बीइंग वेस्टेड इन द जेमिनी स्टूडियो। तो ऑफिस बॉय इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि उसमें क्वालिटी तो थी एक्टर बनने की, स्क्रीन राइटर बनने की, डायरेक्टर बनने की, लिरिसिस्ट बनने की, लेकिन उससे काम क्या करवाया जा रहा था? एक प्रकार से मेकअप मैन का। वो भी किसका मेकअप करता था? वो जूनियर आर्टिस्ट का। इसलिए उसको लग रहा था ऑफिस बॉय की कि उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है वो नष्ट हो रहा है। राइट। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग, लेखक जो है कुछ भी काम करता हुआ दिखाई नहीं देता था एट द स्टूडियो, स्टूडियो में ऐसा क्यों था?
आंसर देखिए स्टूडेंट्स, द राइटर्स ड्यूटी वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर। राइटर की, ऑथर की जो ड्यूटी थी वो थी अखबार काटने की, क्लिपिंग्स, अखबार की जो कतरने होती हैं वो काटने की, ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत अलग अलग विषयों की जो अखबार में जो सूचनाएं मिलती थी उनकी कटिंग को वो काटना उसकी ड्यूटी थी। एंड स्टोर दैम इन फाइल्स, और उनको फाइलों में लगाना। वैन पीपल सॉ हिम, जब लोग उसको देखते थे, टीयरिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारों को फाड़ते हुए, उनकी कटिंग काटते हुए, ऑल द डे लॉन्ग, यानी कि पूरा दिन वो वही काम करता रहता था, तो दे थॉट, वे सोचते थे दैट कि ही वॉज डूइंग नथिंग, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि इसमें ऑथर का काम क्या था स्टूडेंट्स, कि इसको अपने क्यूबिकल में बैठकर जो न्यूज़पेपर था, अखबार में जो इंपॉर्टेंट यानी कि डिफरेंट जो विषयों पर जो सूचनाएं आ रही थी, उन सूचनाओं की क्लिपिंग काटना, कतरने काटना, उनको फाइल में लगाना। और जो लोग बाहर देख रहे होते थे उनको लगता था कि इसके पास कोई काम ही नहीं है, तो अखबारों को फाड़ता रहता है। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाता है, गुस्सा क्यों हो जाता है। हु डिड, कौन था, ही शो हिज एंगर ऑन, जिस पर उसने अपना गुस्सा दिखाया। यानी कि ऑफिस बॉय गुस्सा क्यों होता था, और ऐसा कौन व्यक्ति था वहाँ स्टूडियो में, डिपार्टमेंट में, जहाँ जिस पर वो अपना गुस्सा दिखाता है। आंसर देखिएगा, द ऑफिस बॉय हैड जॉइन द जेमिनी स्टूडियो विद बिग ड्रीम्स। ऑफिस बॉय ने स्टूडियो को ज्वाइन किया था बहुत बड़े सपने लेकर, बहुत बड़ी एम्बिशन लेकर। ही हैड एस्पायर्ड टू बी ए टॉप क्लास एक्टर, यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा जो थी वो बनने की क्या थी, टॉप क्लास एक्टर या फिर डायरेक्टर या फिर स्क्रीन राइटर। बट हिज ड्रीम्स वर शैटर्ड, शैटर्ड मतलब होता है बिखर गए थे, किंतु उसके सपने टूट गए थे, बिखर गए थे। ही हैड टू बिकम एन ऑफिस बॉय, वो क्या बना, एक ऑफिस बॉय। क्या काम करता था वो, मेकअप का। किनका मेकअप करता था वो, जूनियर आर्टिस्ट का। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो काफ़ी दुखी हो गया था, काफ़ी उसको गुस्सा आने लगा था। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू, उसने अपना गुस्सा किस पर दिखाया, सुब्बू पर। ही थॉट, उसने सोचा दैट कि सुब्बू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिजरी, कि सुब्बू जो था उसकी दुखों का कारण था, क्योंकि सुब्बू इस ऑफिस बॉय से ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं था, फिर भी बॉस उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, पूरे स्टूडियो में उसका नंबर 2 पर उसकी जो पोजीशन थी, तो इससे ऑफिस बॉय काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो देखिए स्टूडेंट, सिक्स्थ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस, सुब्बू का वर्णन किया गया है बहुमुखी प्रतिभा के रूप में। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, यानी कि उसकी 4 विशेष क्वालिटी बताइए, 4 उसकी स्पेशल क्वालिटी एबिलिटी बताइए। आंसर देखिएगा, सुब्बू वॉज ए टैलेंटेड मैन, सुब्बू एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही वॉज ए मैनी साइडेड जीनियस, वो एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। ही वॉज द डायरेक्टर इन फिल्म्स, वह फिल्मों का डायरेक्टर भी था। ही वॉज ए पोइट ऑल्सो, और वह काव्य भी करता था, उसको पोइट भी माना जाता था। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, थर्डली ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, तीसरी बात क्या थी, वो एक बहुत ही हैरान कर देने वाला बहुत बढ़िया एक्टर भी था। कौन, सुब्बू। ही नेवर गॉट द लीड रोल्स, उसको कभी भी मुख्य रोल नहीं मिलता था वैसे, बट ही परफॉर्म्ड वेल, किंतु अपना अभिनय बहुत बढ़िया करता था वो। इन वॉट एवर रोल ही गॉट, जो भी रोल उसको दिया जाता था, उस रोल को वो जो मेन लीड रोल करते थे उनसे बढ़िया रोल वो करता था। फाइनली ही वॉज ए चैरिटेबल मैन, अंततः वो एक बहुत ही दयालु, एक बहुत ही दानशील व्यक्ति भी था। ही हेल्प्ड एंड फेड ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की सहायता करता था और उनको खाना भी खिलाता था। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन, वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द अपोजिट बाई अदर्स। लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार को क्यों संबोधित किया गया है, क्यों निर्दिष्ट किया गया है अपोजिट बाई अदर, दूसरों के द्वारा उसको अपोजिट क्यों बताया गया है। यानी कि लीगल एडवाइजर का काम क्या होता है, सलाह देना, कानूनी सलाह देना, लेकिन लोग उसको उसकी पोस्ट के अपोजिट ही उसको संबोधित करते थे। ऐसा क्यों था, देखिए आंसर, द लीगल एडवाइजर वॉज ए लॉयर, कानूनी सलाहकार एक वकील था। ही हैड बीन एंगेज टू गिव एडवाइस टू द कंपनी, उसको काम दिया गया था, उसको लगाया गया था कंपनी को, वहाँ का जो विभाग था उसको सलाह देने के लिए उसको वहाँ पर काम दिया गया था। बट ही सेल्डम गेव लीगल एडवाइस, किंतु वो कभी कभार ही न के बराबर ही कानूनी सलाह देता था। ही ब्रॉट ए सैड एंड टू द करियर ऑफ ए हीरोइन, उसने एक हीरोइन का जिसकी शुरुआत थी फिल्मों में, उसके करियर का बड़ा दुखदायी अंत किया था। ही इवन मेड ए फिल्म विच फ्लॉप, उसने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी जो कि फ्लॉप हो गई थी। सो ही वॉज रेफर टू एज द अपोजिट बाई द अदर्स, इसलिए उसको संबोधित किया जाता था, निर्दिष्ट किया जाता था उसके काम के अपोजिट, विपरीत। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि प्रॉपर्ली समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स किया करो स्टूडेंट्स, आपके कमेंट से मुझे पता लगता है कि आपको कहाँ तक समझ आया, कहाँ तक आपको डाउट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।